Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss contributory negligence. हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता क्या है, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, रैशनल क्या है यानी किस चीज पर ये बेस्ड है, साथ में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और लीगल इवोल्यूशन इसका किस तरीके से हुआ और कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से रिलेटेड वो क्या हैं, साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट इंडियन केस लॉज आज हम डील करने वाले हैं और इंडियन पोजीशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सो हियर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली एक डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट को दिया जाता है टॉर्ट के क्लेम में। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि आपने एक नेग्लिजेंस किया है या फिर आपने किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्ट किया है जो है बड़ा लापरवाही पूर्वक एक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ये डिफेंस क्लेम कर सकता है आपके सूट के खिलाफ कि आपने भी नेग्लिजेंस किया हुआ है और आपने उस नेग्लिजेंस में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं राइट साइड ऑफ द रोड में गाड़ी चला रहा हूं और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है या फिर वो व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा है और हम दोनों ही टकरा जाएं, तो कायदे से देखा जाए तो मैं उसके ऊपर यह आरोप लगाऊंगा कि वो व्यक्ति जो है रैश ड्राइविंग कर रहा है। बट दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर यह आरोप लगा सकता है कि तुम भी तो गलत साइड से चल रहे थे, यानी तुमने लेफ्ट साइड ना चुन करके राइट साइड से गाड़ी चलाना प्रीफर किया। तो ये क्या हुआ, यहां पर मैंने उसके ऊपर जैसे ही आरोप लगाया उसने मेरे ऊपर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का आरोप लगाया, ये बोलते हुए कि तुमने भी इस नेग्लिजेंस में कंट्रीब्यूट किया है, तुम्हारा भी हिस्सा है इस नेग्लिजेंस में, तुमने भी नेग्लिजेंटली डील किया है और गलत रास्ते से गाड़ी चलाई है, गलत साइड से गाड़ी चलाई है। तो यहां पर दोनों ही व्यक्तियों का नेग्लिजेंस है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डॉक्ट्रिन है। तो बेसिकली यहां जब हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज अ डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन अ टॉर्ट क्लेम। जब आप किसी टॉर्ट या फिर अपकृत्य का कोई वाद या फिर दावा आप पेश करते हैं, टॉर्ट का क्लेम पेश करते हैं, तो डिफेंडेंट को एक डिफेंस मिलता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नाम का, वो यहां पर बात हम कर रहे हैं जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया। इट अराइजेस व्हेन द प्लेंटिफ हिमसेल्फ हैज फेल्ड टू टेक रीजनेबल केयर फॉर हिज ओन सेफ्टी। यानी जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यहां पर प्लेंटिफ जो है, जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है, वो खुद भी जो रीजनेबल केयर, जो आवश्यक सावधानी उसको बरतनी थी, उसने अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही नहीं बरती और उसी फेलियर के कारण और उसी सावधानी न बरतने के कारण उसको जो हार्म हुआ है वो हुआ है। ऑल दो सामने वाले व्यक्ति की भी नेग्लिजेंस रही हो बट उसके भी तरफ से एक नेग्लिजेंस थी, तो इसी को हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। जब हम लीगल डेफिनेशन की बात करें तो एक फॉर्मल तरीके से इसको कहेंगे व्हेन अ पर्सन सफर्स एन इंजरी पार्टली ड्यू टू देयर ओन नेग्लिजेंस एंड पार्टली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अनदर। यानी जब कोई पर्सन किसी प्रकार की इंजरी या क्षति सफर करता है, उसको होती है कुछ हद तक उसके खुद के नेग्लिजेंस से और कुछ हद तक दूसरे व्यक्ति के नेग्लिजेंस से, तो ऐसे कंडीशन में द डैमेजेस रिकवरेबल आर रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू द प्लेंटिफ्स कंट्रीब्यूशन टू द हार्म। तो ऐसे कंडीशन में जो डैमेजेस होंगे, जो वो रिकवर कर सकेगा, वो प्रोपोर्शनेटली दिए जाएंगे, यानी जितना प्रोपोर्शन में उसकी गलती थी उतना डैमेजेस उसको नहीं दिए जाएंगे और जितनी उसकी नहीं थी उतना उसको दिए जाएंगे। ये कह रहा है लीगल डेफिनेशन में। फिर इसके पीछे रैशनल क्या है, मतलब कि अगर आप बात करें कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो बोल रहा है द लॉ डज नॉट हेल्प दोज हु आर केयरलेस अबाउट देयर ओन सेफ्टी। यानी अगर आपके खुद के दामन पर दाग है तो आप दूसरे व्यक्ति पर क्लेम नहीं कर सकते। यानी आप अगर कोर्ट को अप्रोच करते हो तो यू मस्ट अप्रोच कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स, यानी आपके हाथ खुद साफ होने चाहिए, तब आप कोर्ट में जाकर ये बोल सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ है। इस आधार पर ही ये बेस्ड है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, यानी आवश्यक तत्व कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के क्या है। तो पहला जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ की भी कोई ड्यूटी होनी चाहिए, जिस ड्यूटी में उसने जो है लापरवाही की हो, जिस ड्यूटी को उसने ना निभाया हो, ना परफॉर्म किया हो। तो लिखा है द प्लेंटिफ मस्ट हैव अ ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर फॉर हिज ओन सेफ्टी, यानी अपनी स्वयं की सेफ्टी के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप कोई आवश्यक सावधानी बरतें, और आप उसी ड्यूटी को जो है आवश्यक सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो है पहला पॉइंट हो गया। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक रोड को क्रॉस करना चाहिए, दोनों साइड देखे और फिर पेडेस्ट्रियन वॉक जो यहाँ पर होती है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसको आप कहते हैं, उससे वो चले, ये उसको ध्यान देना है। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर उसी ड्यूटी जो ऊपर हमने बात की, उसी ड्यूटी को आप क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। यानी आप जो है चल रहे हैं रोड में और आपने आजू बाजू देखा नहीं और आप बिना देखे जो है रोड में चलने लगे, बिना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के कहीं से भी आप जो है क्रॉस करने लगे रोड को चलती हुई गाड़ियों के बीच में, तो बिना देखे आजू बाजू, तो ये क्या हुआ, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। यानी आपने खुद ही अपने सेफ्टी के लिए जो रीजनेबल प्रिकॉशन थे, रीजनेबल सावधानियां थी, वो आपने नहीं ली, तो यहाँ पर ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है हम देखते हैं वो है कॉजल कनेक्शन बिटवीन प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस एंड इंजरी, यानी
एक कॉज़ल कनेक्शन देखने को मिलना चाहिए, यानी कि अगर मुझे कोई प्रकार की क्षति हुई है, मुझे कोई प्रकार का डैमेज हुआ है और मैं कोर्ट में जाकर ये बोलूँ कि टॉर्ट क्लेम करके कि मेरे साथ जो हुआ है, मुझे इससे तकलीफ हुई, तो मुझे सामने वाला व्यक्ति जो है वो कॉम्पेंसेट करके दे। तो ऐसे कंडीशन में मुझे जो है कॉज़ल कनेक्शन, सामने वाला जब डिफेंस लेगा, तो उस व्यक्ति को कॉज़ल कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, ये बोलते हुए कि भाई इसको जो क्षति हुई है उसके लिए पूर्ण रूप से मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसको भी ड्यूटी थी, इसकी भी ड्यूटी थी कि वो सावधानी बरते, बट इसने नहीं बरती। जिस सावधानी के ना बरतने से इसको प्रॉब्लम हुई है, जैसे हमने अभी रोड क्रॉस करने वाला एग्जांपल ही लिया, तो वहां पर हमको दोनों तरफ से देख के जाना था और कोई व्यक्ति जो है गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, उसकी गाड़ी से मैं टकरा जाता हूं। तो ऐसे कंडीशन में मैं जब कोर्ट में जाऊंगा टॉर्ट क्लेम लेकर, तो मुझसे जो है, मुझे सामने वाला व्यक्ति डिफेंस क्लेम करेगा कि आपने आजू बाजू देखा नहीं और आप एकदम बिना कुछ देखे अंधे तरीके से, आप बिना जेब्रा क्रॉसिंग के आप ऐसे नॉर्मली रोड क्रॉस कर रहे थे, तो आपको जाहिर सी बात है तकलीफ होनी थी, चोट लगनी थी। तो ये कॉजल कनेक्शन उसे उसको दिखाना पड़ेगा, और इंजरी जो हुई है, आपको क्षति हुई है, वो आपके ही नेग्लिजेंस से हुई हो, ये डिफेंडेंट को शो करना पड़ेगा, प्लेंटिफ के नेग्लिजेंस से हुई हो। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ, नो मैलिशियस और विलफुल कंडक्ट, यानी किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण तरीके का या फिर गलत तरीके से आपने वो कार्य ना किया हो, ये भी दिखना चाहिए। यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो सिर्फ नेग्लिजेंस के ऊपर बात करता है, नॉट डेलिब्रेट और इंटेंशनल एक्ट। जानबूझकर या फिर आशय से किए गए कार्यों पर ये बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस यानी लापरवाही पर बेस्ड है। अगर आपसे कोई लापरवाही हुई है, केवल उस पर बेस्ड है। अगर आप जानबूझकर कोई कार्य करते हैं तो उसको ये कवर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं करता है। अगर प्लेंटिफ किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाना चाह रहा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाई नहीं होगा। नेग्लिजेंस का मतलब ही होता है आप नेसेसरी एंड रीजनेबल केयर आपने नहीं परफॉर्म की, आवश्यक सावधानियां आपने परफॉर्म नहीं की, जिसके फलस्वरूप वो कार्य हो गया जो आपका करने का इंटेंशन नहीं था, तो केवल वहीं पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये चार चीजें हमने जो है एसेंशियल एलिमेंट के फॉर्म में देख ली। अब हम बात करते हैं लीगल इवोल्यूशन की, लीगली इवॉल्व कैसे हुआ ये, यानी कि इसका जो उद्भव हुआ, इसका जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। तो पहला, ओल्ड कॉमन लॉ रूल अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो एनी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय द प्लेंटिफ कंप्लीटली बार देयर क्लेम, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता था प्लेंटिफ के साइड से, तो वो कंप्लीटली बार कर देता था उनके क्लेम को। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई भी प्रकार का क्लेम किया, उसने जो है किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर ये बोला कि इस व्यक्ति ने नेग्लिजेंस किया है, और मैंने अगर ये साबित कर दिया कि इसने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किया हुआ है, यानी इसका भी नेग्लिजेंस में जो है हाथ था, तो ऐसे कंडीशन में पूरी तरीके से रेमेडी बार हो जाती थी और मुझे किसी प्रकार का 1 रुपए का भी क्लेम जो है नहीं मिलता था कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में या फिर रेमेडी के फॉर्म में। ठीक है। भले ही वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती मेरी क्यों ना हो। ठीक है। तो ये एक केस यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो था बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, ये 1809 का केस था। इस केस में बोला भी गया था द प्लेंटिफ राइडिंग फास्ट एट डस्क, यानी कि डस्क में प्लेंटिफ जो है वो बड़ा तेज से चला रहा था, धुंध थी और उसने बड़े तेजी से जो है गाड़ी चलाई। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नेग्लिजेंटली जो बेसिकली उसने एक ऑब्स्ट्रक्शन जो उसके सामने जो पड़ा हुआ था उसको उसने नेग्लिजेंटली क्या किया, उसने ठोक दिया। उसके चलते क्या हुआ, उसको किसी प्रकार की चोट लग गई या फिर तकलीफ जो है उसे सहनी पड़ी। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि प्लेंटिफ की खुद की नेग्लिजेंस थी, इसीलिए उसको किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस देखने को मिला, उस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कारण उसका जो क्लेम था वो पूरी तरीके से बार हो गया। ये हो गया आपका ओल्ड कॉमन लॉ रूल, जिसमें बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर के केस को एक्सप्लेन किया मैंने। अब मॉडर्न अप्रोच अगर देखी जाए तो मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली होता क्या है, ज्यादातर जुरिडिक्शन जो है इंडिया को अगर आप इंक्लूड कर दें तो इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ज्यादातर जुरिडिक्शन जो है वो आप डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव नेग्लिजेंस को फॉलो करते हैं, जहां डैमेजेस जो है वो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है। यानी आपका अगर 50% गलती है तो आपको 50% का क्लेम नहीं मिलेगा और 50% का तो मिल सकता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है, प्रपोर्शन देखा जाता है। 80% आपकी गलती है तो आपको 20% मिलेगा, 80% का नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है जितनी आपकी गलती उतना आपको नहीं मिलेगा, जितनी नहीं है आपकी गलती उतना आपको मिलेगा। ठीक है। अब इंडियन लॉ की बात करें इवोल्यूशन में, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का कोडिफाइड लॉ नहीं है, जैसा हमको पता है कि डॉट में कोई भी प्रकार का कोडिफाइड लॉ नहीं है, सारे प्रेसिडेंट्स है, सारे जो है केस लॉ से या कॉन्सेप्ट से, कॉमन लॉ रूल से आए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट्स जो है वो अपोर्शनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कोर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि इक्विटी और फेयरनेस पे बेस्ड है। यानी आपका प्रपोर्शन कितना है, कितना आपकी गलती है, सेम वही मॉडर्न अप्रोच में जैसे हमने देखा, वो इक्विटी और फेयरनेस के चलते, यानी कि आपके साथ किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, किसी प्रकार से आपके साथ गलत ना हो, ये देखते हुए, और साम्य यानी कि इक्विटी के आधार पर जो सही है उतना आपको दिया जाए और जितना नहीं है उतना न दिया जाए। ये है लीगल इवोल्यूशन इसका। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स अगर हम देखें कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हम यहाँ पर डील करेंगे। फर्स्ट वन इज लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, जो कि डेविस वर्सेस मैन के केस में 1842 में जो है डिसाइड हुआ था। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, जिसके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी उस नेग्लिजेंस को अवॉइड करने की, उसकी बात ये कर रहा है।
यहाँ कह रहा है अगर प्लेंटिफ नेग्लिजेंट था, इफ द डिफेंडेंट हैड द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द एक्सीडेंट, द डिफेंडेंट इज फुली लायबल। यानी अगर मैं नेग्लिजेंट हूं और फिर भी सामने वाले व्यक्ति के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाहता तो मेरे नेग्लिजेंट होने के बावजूद भी उस हार्म को वो अवॉइड कर सकता था, पूरी तरीके से खत्म कर सकता था, आखिरी अपॉर्चुनिटी उसी के पास थी। ठीक है, अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भले गलत रास्ते से चल रहा हूं बट वो ब्रेक मार सकता था, बट उसने नहीं मारा, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी? सामने वाले व्यक्ति के पास थी। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। तो ऐसे कंडीशन में जिसके पास भी लास्ट अपॉर्चुनिटी यानी डिफेंडेंट के पास, वो पूरी तरीके से लायबल यहाँ पर ठहराया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे प्लेंटिफ्स डोंकी टाइड नेग्लिजेंटली ऑन द रोड, यानी कि प्लेंटिफ का जो डोंकी यानी कि गधा था वो नेग्लिजेंटली यानी कि लापरवाही पूर्वक एक रोड पर बंधा हुआ था। डिफेंडेंट ने उसको देख भी लिया, उसके बावजूद उसके ऊपर गाड़ी वो चला देता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट जो है वो यहाँ पर लायबल होगा, उसको दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसके पास आखिरी चांस था, जो कि लास्ट क्लियर चांस था कि वो उस हार्म को अवॉइड कर सकता था, बट उसने क्या किया, उस गधे के यानी डोंकी के ऊपर उसने गाड़ी चला दी। तो यहाँ पर लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को डिसाइड करते हुए डेविस वर्सेस मैन के केस में बोला गया कि यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी आखिरी थी कि वो अवॉइड कर सकता था उस एक्सीडेंट को। सेकंड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आपके पास कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने का डॉक्ट्रिन जो है वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास अवॉइड करने का उस कॉन्सिक्वेंस को जो है मौका था। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्म मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट फर्दर हार्म, यानी कि किसी भी पर्सन जो किसी हार्म से सफर कर रहा है उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए कि उसके आगे और हार्म ना होने पाए। मतलब अगर मुझे ये पता है कि भाई चलो थोड़ा हार्म हो गया लेकिन आगे और हार्म ना होने पाए, उस चीज को मैं रोक सकता हूं, और मैं फिर भी नहीं रोक रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये क्या है, अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस का डॉक्ट्रिन है। एग्जांपल इसमें ये लिखा हुआ है, इफ अ प्लेंटिफ रिफ्यूजेस मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट गुड रीजन एंड द इंजरी वर्सन्स, डैमेजेस में बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेंटिव जो है रिफ्यूज कर देता है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, बिना किसी उचित कारण बताए कि भाई कारण क्या है, क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है, और उससे क्या हुआ, इंजरी आपकी जो है वो और बिगड़ गई, और ज्यादा हो गई, आपको इंजरी क्षति जो है वो बढ़ने लगी, या फिर आपको और खराब हो गई आपकी हालत, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको जो डैमेजेस आप क्लेम करोगे वो कम मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने खुद ही जो है थोड़ी ट्रीटमेंट न मिलने से आपको जो प्रॉब्लम हुई थी उसको आपने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ना लेकर के और बिगाड़ लिया, तो जितना आपने खुद बिगाड़ा उसका ऑब्वियसली आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक, ये हो गया। इलस्ट्रेशंस हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं ऑब्वियसली, बट अब 3 यहाँ पर हमने और देखे, उसमें से 1-2 हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि एक पेडेस्ट्रियन यानी कि कोई एक पैदल चलने वाला व्यक्ति जो है वो सडनली एक बिजी रोड को क्रॉस करता है बिना ट्रैफिक को चेक किए, और उससे एक कार जो है से वो टकरा जाता है। तो यहाँ पर जो कि कार स्लाइटली स्पीड लिमिट से ऊपर थी, यानी कि थोड़ा स्पीड लिमिट उससे क्रॉस की हुई थी, कार ने थोड़ा स्पीड में वो चला रहा था। तो ऐसे कंडीशन में दोनों यहाँ पर गलती किए हुए हैं, तो पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाला है वो फिर भी डैमेजेस रिकवर कर सकता है, लेकिन उसको कुछ डिडक्शन होगा उस डैमेजेस में, मतलब पूरी तरीके से डैमेजेस उसको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसकी भी गलती थी, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सेकंड इलस्ट्रेशन, एक टू व्हीलर राइडर है, वो बिना हेलमेट के चलाता है गाड़ी और वो किसी व्हीकल से टकरा जाता है, तो यहाँ पर उसको सीरियस हेड इंजरी हो जाती है। तो यहाँ रिजल्ट क्या हुआ इसका, राइडर जो है वो पार्टली रिस्पॉन्सिबल था इंजरी के लिए, इसीलिए उसको भी डैमेजेस तो मिलेंगे बट रिड्यूस यानी कम मिलेंगे, अपोर्शन डैमेजेस मिलेंगे बेसिकली। थर्ड इलस्ट्रेशन है, एक पैसेंजर जो है कार में वो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है और उसको क्या हुआ, एक एनहेंज इंजरी हो गई। अगर एक कार टकरा जाती है तो उस कार के टकराने से उसको एक एनहेंज्ड इंजरी हुई, मतलब ज्यादा इंजरी हो गई, क्योंकि उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का पार्ट है, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो उसको भी क्या होगा, डैमेजेस जो है वो कम मिलेंगे, रिड्यूस्ड मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन अगर इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी डिस्कस कर लें तो 3 मेजरली हम इंपॉर्टेंट केस लॉस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर्सेस बेजलूम बीबी, 1980 का केस है ये, 1980 का। तो रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलूम बीबी की केस में हुआ ये था कि एक ओवरलोडेड बस थी और पैसेंजर जो है उसमें से गिर जाता है और मर जाता है। एक ओवरलोडेड बस थी जिसमें से पैसेंजर जो अंदर चढ़े हुए थे, वो एक पैसेंजर उसमें से गिर गया और वो मर गया। तो ऐसे कंडीशन में ये बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस और डिसीज्ड दोनों ही नेग्लिजेंट थे। ठीक है, वो जो पैसेंजर था वो गलत तरीके से उसमें जो है बैठा हुआ था, क्योंकि ओवरलोडेड बस थी और उससे खुद ही बोर्ड करना प्रीफर किया था उस बस में। ठीक है, और वो गिर जाता है और जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपोर्ट सर्विस जो थी उसने गलत तो किया ही ऑब्वियसली, क्योंकि उसने ओवरलोड कर ली बस, और दूसरा सामने वाला व्यक्ति भी जानते हुए उस बस में बैठ गया कि वो ओवरलोडेड है, तो वो भी नेग्लिजेंट था। और वो नेग्लिजेंट इसलिए भी था क्योंकि वो गेट के पास खड़ा हुआ था बेसिकली, जिससे चलते वो गिर गया। तो ये कंडीशन में दोनों की गलती पाई गई, इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, 50-50 रूल अप्लाई कर दिया और बोला कि 50% ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, ट्रांसपोर्ट सर्विस की गलती है और 50% उसकी है जो मरा है, तो उसको 50% कंपेंसेशन ही मिला ऑब्वियसली उसकी फैमिली को, जो भी उन्होंने क्लेम किया। सेकंड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मण अय्यर, ये 2003 का केस है। इस केस में एक
पर्सन जो था वो एक ड्रेन में गिर करके मर जाता है। उस ड्रेन में कवर नहीं लगा होता, यानी कि ढक्कन नहीं लगा होता उस ड्रेन में, नाली में। उसके ऊपर किसी प्रकार का जो है लीड नहीं लगी होती है, जिसके चलते क्या होता है, वो आदमी उसमें गिर जाता है और वो मर जाता है। लेकिन उसने खुद भी जो है अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था उस वक़्त, यानी उसने शराब के नशे में जो है वो चल रहा था, मदहोश होकर लड़खड़ाते हुए वो गिर जाता है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन को लायबल ठहराया गया और डैमेजेस को रिड्यूस कर दिया गया 25%, क्योंकि ये बोला गया कि विक्टिम की भी नेग्लिजेंस थी, उसने शराब पी करके लड़खड़ाते हुए वो चला, इसलिए वो गिर गया। लेकिन ज़्यादा गलती जो है वो कॉर्पोरेशन की पाई गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये कहते हुए कि इन्होंने जो है खाली गड्ढे को एक ऐसे ओपनली क्यों छोड़ा, इन्होंने वो एक ड्रेन को ओपनली क्यों छोड़ा था, ये बोल करके उनकी गलती 75% निर्धारित की गई और 25% का जो डैमेजेस थे उसको रिड्यूस कर दिया गया और 75 लेकिन उसको मिला परसेंट। फिर थर्ड केस है सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये एक एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड केस है जो कि सुषमा मित्रा ने फाइल किया हुआ था। ये 1974 का केस है। इसमें एक बच्चा जो था वो रोड में दौड़ दौड़ रहा था और उसको एक बस ने क्या किया, हिट कर दिया, ठोक दिया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक अपोर्शन नेग्लिजेंस है दोनों पेरेंट्स और कॉर्पोरेशन के बीच में, यानी जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है एमपी की, वो और साथ में पेरेंट्स जो हैं उनकी, ये दोनों की जो है अपोर्शन नेग्लिजेंस है। बच्चा रोड में दौड़ा क्यों और साथ में जो कॉर्पोरेशन है उसने जो है ब्रेक क्यों नहीं लगाया और उसने बच्चों को ठोक कैसे दिया, क्योंकि थोड़ी गलती उसकी भी पाई गई। तो दोनों की पाई गई, इसलिए इसको अपोर्शन डैमेजेस यहाँ पर क्लेम किए ग्रांट किए गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंडियन केस लॉज हो गए। अब इंडियन पोजीशन की अगर हम बात करें जुडिशियल ट्रेंड और लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 129th रिपोर्ट जो है वो ये रेकमेंड करती है कि प्योर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से हमें कंपैरेटिव नेग्लिजेंस की तरफ जाना चाहिए। प्योर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से यानी कि अगर आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपको पूरी तरीके से डैमेजेस मिलना जो है आपका बाहर हो जाता है। उस चीज से हमको शिफ्ट होकर के कंपैरेटिव नेग्लिजेंस की तरफ जाना चाहिए, यानी हम कंपेयर करेंगे गलती किसकी ज्यादा और किसकी कम। अगर ये पाया जाता है कि आपकी गलती कम है या ज्यादा है, तो आपको जितनी आपकी गलती थी उतने का आपको नहीं मिलेगा कॉम्पेंसेशन, लेकिन जितनी आपकी नहीं थी उतने का आपको रेमेडी या फिर कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये कंपैरेटिव नेग्लिजेंस कहता है। कोर्ट्स जो है वो प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी को जो है अप्लाई करते हैं और साथ में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो क्लेम होते हैं और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन केस एक्ट के जो केसेस होते हैं, कंज्यूमर केसेस जिसको आप कहते हैं, इसमें मेजरली जो है प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी आजकल अप्लाई होती है नाउअडेज, अगर देखा जाए इंडियन पोजीशन तो। ठीक है। और अब जब इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं तो इस कंक्लूजन में हम ये पाते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती है। मतलब अगर आपने खुद कोई गलती की है तो यू हैव टू बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, बियर द लायबिलिटी आप ये कह सकते हैं, आपको उसकी लायबिलिटी खुद उठानी होगी। जो गलती आपने की है आप उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ठहरा सकते दोषी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो गलती की है उस हद तक उसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहरा सकते हैं ऑब्वियसली। और ये जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डॉक्ट्रिन। साथ में ये इंश्योर भी करता है कि कोर्ट्स जो है पूरी तरीके से कंपेंसेशन उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो अपने पार्ट में खुद गलती किया हुआ है। जितनी गलती उसने की है उतना उसको नहीं मिलेगा और जितनी उसने नहीं की है उतना उसे मिलेगा। और मॉडर्न लीगल सिस्टम्स बेसिकली आजकल फोकस करते हैं इक्विटेबल अपॉर्शनमेंट में। ठीक है, वो ब्लैंकेट डिनायल नहीं करते हैं, पूरी तरीके से डिनाई नहीं करते हैं और इक्विटेबल अपॉर्शनमेंट देखते हैं, यानी कि जितनी गलती हुई है उतनी गलती के लिए आपको नहीं मिलेगा, बाकी चीजों के लिए आपको मिलेगा, जिससे कि एक फेयर अप्रोच देखने को मिलती है। न्याय की एक हमें देखें तो इम्पार्शियल तरीके से और एक फेयर अप्रोच हमारे सामने इससे स्टैब्लिश होकर के आती है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को जब हमने पढ़ा तो हमें ये समझ में आता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक प्रिंसिपल है जिसको इस्टेब्लिश किया तो गया था पूरी तरीके से डिफेंस को क्लेम देने के लिए, डिफेंस को एक अच्छा पोजीशन देने के लिए। बट बाद में धीरे धीरे ये देखा जाने लगा इवोल्यूशन के साथ कि मॉडर्न पोजीशन या फिर इंडियन पोजीशन हम देखते हैं तो वहां पर अपॉर्शनमेंट की बात जो है ज्यादातर जो है हैवियर साइड पर देखी जाने लगी, जहां पर ये साफ तौर पर बताया कि आप पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को छोटी सी गलती के लिए क्लेम देने से मना नहीं कर सकते। कंपेरिजन करेंगे, जितनी गलती उसकी है उतनी गलती के लिए उसे जो है भले कंपेंसेशन या फिर रेमेडी ना मिले, लेकिन बाकी जो दूसरे व्यक्ति की गलती है उसके लिए उसको बिल्कुल मिलना चाहिए रेमेडी और बिल्कुल उसे कंपेंसेशन या फिर किसी भी प्रकार से उपचार जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल्ड वे में समझा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस आते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और साथ में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।